रूपी इज डाइंग। आपने सही सुना, रूपी दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा था कि रूपी $1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन 75 साल के बाद रूपी आज इस तरीके से गिरा हुआ है कि आज इंडिया में महंगाई भी बढ़ सकती है। और अगर जो महंगाई नहीं बढ़ी तो आगे जाके महंगाई भी बढ़ सकती है। और मैं आपको पहले बता दूं कि 2030 तक $1 100 के बराबर हो जाएगा। और ये हो गई सही, चाहे आप मेरे से लिख कर ले लो, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर दिन ब दिन डोमिनेट कर रहा है और कैसे यही डॉलर आगे जाके इस दुनिया पर डोमिनेट करेगा। और अगर जो किसी भी कंट्री ने इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाला, क्योंकि आज जैसी इंडिया की करेंसी की हालत हुई है वैसी और भी करेंसी की हालत हो सकती है अगर जो इंडिया ने और किसी भी कंट्री ने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला तो। क्योंकि इंडिया में $1 90 के बराबर हो चुका है और ये कहीं ना कहीं हमारी रूपी को कमजोर भी कर रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और आज हम इस वीडियो में 4 पॉइंट की मदद से जानेंगे कि पहले डॉलर क्या था और डॉलर इतना ज़्यादा पावरफुल करेंसी कैसे बन गया, और कैसे जो आज के टाइम पर जो अमेरिकन डॉलर राज कर रहा है उसी अमेरिकन डॉलर के बराबर एक टाइम पर इंडियन रूपी हुआ करती थी, और कैसे आज यही सफ़र $90 का हो चुका है। और हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी करेंसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और वहीं इससे हमारी रूपी की डिमांड बढ़ सके, जिसमें हमारा रूपी आज तक कभी भी इतना ज़्यादा नहीं गिर सकेगा। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। Here comes the money. Money, money, देखो, जो इंडियन रूपी की आज हालत है वैसी हालत हमारी पहले नहीं थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो एक इंडियन रूपी की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी। जैसे कि इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक इंडियन रूपी की वैल्यू कितनी थी। तो इस फोर्ब्स की आप रिपोर्ट में देख सकते हो कि पहले कैसे $1 ₹3.5 के बराबर था। और फिर जब देश को आज़ाद हुए 19 साल हो गए तब यही एक्सचेंज रेट 7.5 तक पहुंच चुका था, जिसके बाद 1980 आते आते रूपी की वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी थी, जिसके बाद पहली बार $1 इंडियन रुपीस के मुताबिक ₹10 से ज़्यादा हो चुका था। वो भी कब? 1990 में, जब देश को आज़ाद हुए 43 साल हो चुके थे। और फिर यहीं से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, यहाँ तक कि डॉलर की वैल्यू 10 साल में इतनी बढ़ चुकी थी कि पिछले 40 सालों में भी इतनी नहीं बढ़ी थी। डायरेक्ट डॉलर की वैल्यू 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि सन 2000 आते आते $1 की वैल्यू ₹44 हो चुकी थी। फिर इसके बाद हमको यहीं से डॉलर की असली वैल्यू दिखती है, क्योंकि फिर यहीं से रूपी का डाउनफॉल चालू हो जाता है। जिसके बाद अगर जो आप $1 को रूपी में एक्सचेंज करवाओगे तो आज के $90 बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है मार्केट में। तो इसका एक रीज़न है कि लोगों को अब डॉलर चाहिए। अब लोगों को डॉलर क्यों चाहिए? क्योंकि वो यूएस मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सके, इसलिए वो और किसी देश में से अपने पैसे निकाल कर वहाँ यूएस मार्केट में लगा रहे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी की वजह से आज डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पर डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ कैसे पा रहा है? तो इसका एक रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। तब से ही डॉलर बढ़ता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन है, जिसके बाद वो एक प्रेसिडेंट है। उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़े और मार्केट में डॉलर महंगा होता रहे। और यही चीज़ वो करते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब रूपी सस्ता हुआ तभी बहुत सारी करेंसी भी सस्ती हुई थी। अब जो ये करेंसी है ये वीक हो जाती है। पर ये करेंसी वीक क्यों होती है? अब डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। पर डॉलर की डिमांड मार्केट में कैसे बढ़ती है? तो डॉलर की डिमांड इससे बढ़ती है कि जो इन्वेस्टर है वो अमेरिका में पैसा लगाते हैं दूसरे देशों से पैसा निकाल कर, क्योंकि आज यूरोप, चाइना और इंडिया में से बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर पैसे निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अमेरिका में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया भर के इन्वेस्टर वो सिर्फ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे, जिसकी वजह से अमेरिका में इनकम टैक्स कम हो, इन्वेस्टर बढ़े और यहाँ के जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नौकरी मिले, जिससे अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत सारे लोग परचेस करें और अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिले। अब इससे होगा क्या? अमेरिका की इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इससे अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ट्रेड भी बढ़ेगा। ये चीज़ें अमेरिका में हो भी रही है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। और जबकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रही है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता भी है। यहाँ तक कि लोग चाइना और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों से पैसा निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका में इतनी कंपनियाँ हैं कि आज लोग सबसे ज़्यादा अमेरिका की कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट रेट घटा दिया है,
जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में ओपन हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए चीन पे भी बहुत ही ज़्यादा हेवी टैरिफ लगा दिए हैं। अब जो अमेरिका है उसने चाइना पर इसलिए इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना का सामान उनके देश में आकर बिके, यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि उनका सामान और दूसरे देशों में चाइना से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो ताकि यूएस डॉलर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़े। अब जैसे कि अमेरिका की करेंसी से बहुत सारी देशों की करेंसी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि वो देश अमेरिका से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। अब चाहे कुवैती दिनार अमेरिका की करेंसी से स्ट्रॉन्ग है, पर क्या कुवैत अमेरिका से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? तो कुवैत कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होने से आपका देश कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वैसे ही आपकी देश की करेंसी कमज़ोर होने से आपका देश वीक नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि आपको $1 खरीदने के लिए आपको 157 जापानी येन देने पड़ेंगे, जब जाकर आपको $1 मिलेगा। अब इससे ये तो प्रूफ नहीं हो जाता कि आपका देश ही कमज़ोर है, बस जापान की करेंसी कमज़ोर है अमेरिका की करेंसी के आगे, इसलिए जापान की करेंसी की वैल्यू बहुत ही कम है। वैसे ही अगर जो आपको $1 खरीदना हो तो आपको इंडियन रुपीज़ में 90 रुपये देने पड़ेंगे, जब जाकर आपको $1 मिलेगा। अब इससे ये कोई साबित नहीं हो जाता कि भारत कमज़ोर है, बस भारत की करेंसी कमज़ोर है। और भी ज़्यादा भारत की करेंसी ना गिरे, इसकी वजह से आरबीआई बहुत ही ज़्यादा डॉलर बेचना शुरू करेगा। इससे डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई के पास डॉलर कहाँ से आए, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आरबीआई अपने पास पहले से ही डॉलर रखती है, जिससे जब डॉलर की प्राइस बढ़े तब आरबीआई डॉलर को मार्केट में बेच सके और इससे डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम हो सके। फिर इसके बाद आरबीआई एक काम और करती है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू ज़्यादा मार्केट में न बढ़े। आरबीआई दूसरा काम ये करेगी कि जो इन्वेस्टर है उसके लिए वो इन्वेस्ट रेट कम करेगी, जिससे जो वो इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके और डॉलर की वैल्यू ना बढ़े। अब ये जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ने से आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, जो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और जो डॉलर महंगा होता जा रहा है, उससे डायरेक्ट वो इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम दूसरे देशों से 85% क्रूड ऑयल खरीदते हैं। वो पेमेंट हम रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करवा कर उनको देंगे, पर जो पहले हम जो तेल दूसरे देशों से खरीद रहे थे वो तेल हमको भी थोड़ा महंगा पड़ रहा है। अब जो हमारी सरकार दूसरे देशों से तेल खरीद रही है, उस तेल से हमको भी डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे देश की सरकार ही महंगा तेल खरीद रही है दूसरे देशों से, तो वो हमको सस्ता क्यों ही बेचेंगे, क्योंकि सरकार थोड़ी अपनी जेब से पैसे देगी और वही महंगाई का बिल हमारे नाम पर आकर फटेगा। और अगर जो एक बार डीजल और पेट्रोल महंगे हो गए तो जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उन चीज़ों के भी दाम बढ़ जाएंगे और इससे डायरेक्ट इफेक्ट एक आम आदमी की जेब पर होता है, क्योंकि इससे पहले जो इंसान अपने एक महीने का 5,000 रुपये का खर्चा कर रहा था, तो वही खर्चा 5,300 रुपये का हो जाएगा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आम आदमी की जेब पर भी फ़र्क पड़ेगा। और जो लोग अमेरिका में अपना सामान बेचते हैं तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जिस इंसान ने 2024 में 80 लाख का सामान बेचा था, वही सामान आज 2026 में 90 लाख रुपये का हो जाएगा। मतलब घर बैठे बैठे ही 10 लाख रुपए यूं ही आ गए। अब जैसे उस इंसान ने पैसे कमाए, वैसे थोड़ी हर एक इंसान पैसे कमाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हमको बाहर के देशों से सामान बहुत ही कम लेना पड़ेगा और अपने देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा, क्योंकि जब हम दूसरे देश के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तब हम कहीं ना कहीं उस देश की करेंसी की वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब हम हमारे देश के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो इससे हमारे देश की रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया को छोड़कर और किसी देश में अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया में अपनी कंपनियां नहीं खोलना चाहते। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में एक कंपनी चलाना इतना ही टफ है जैसे कि एक IAS की एग्ज़ाम निकालना। और गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया पर भी फोकस करना पड़ेगा। और हमको इस चीज़ को जानना है कि दुनिया भर में हमारी किस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हम उन चीज़ को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमको हमारे एक्सपोर्ट पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसके बाद हमको हमारे टूरिज़्म पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे देश से ज़्यादा दुबई शहर में लोग घूमने आते हैं। अब जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इससे हमारी इंडिया की GDP में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। लेकिन आज और एक इंडिया में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आज इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री भी बन सकता है। वो है कि हमको हमारे देश में जॉब्स बढ़ानी होगी, क्योंकि जब एक युवा जॉब से पैसे कमाता है
तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो घटता ही है, पर वो युवा डायरेक्ट हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमको ये सब चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी, जब भी जाकर भारत एक बहुत ही सुपर पावर कंट्री बन सकता है।